चीनी के साथ भारत का रिश्ता नया नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो हजारों साल पुरानी है। आरिपेनो पता है, चीनी शब्द संस्कृत के शब्द शर्करा से आया है। यही बात बताती है कि क्रिस्टलाइज्ड चीनी बनाने की कला यहीं इसी जमीन पर पैदा हुई थी। पुराने ग्रंथों में गन्ने और उसके मीठे रस की बात की गई है। सदियों तक भारत सचमुच दुनिया का गुरु था, इस सैडजिन घास को आज के मीठे क्रिस्टल में बदलने में। ये ज्ञान भारत से व्यापार मार्गों के जरिए फारस, अरब दुनिया और फिर यूरोप तक पहुंचा। चीनी एक प्राइसी चीज थी, राजाओं और अमीरों द्वारा पसंद की जाने वाली एक लक्ष्य। दुनिया को वही चाहिए था जो भारत के पास था। लेकिन आधुनिक इंडियाई चीनी उद्योग बहुत बाद में बना। ब्रिटिश औपनिवेशिक युग एक अधिक संगठित औद्योगिक दृष्टिकोण लेकर आया। पहली वैक्यूम पैन चीनी फैक्ट्री 1900 के दशक की शुरुआत में स्थापित हुई। इसने पारंपरिक छोटे पैमाने पर गुड़ और खांडसारी के उत्पादन से बड़े पैमाने पर औद्योगिक निर्माण की ओर एक बड़ा चेंज किया। ब्रिटिशों ने संभावना देखी और अपनी फैक्ट्रियों के लिए गन्ने की खेती को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। यह सचमुच उद्योग की शुरुआत थी, जैसा कि हम इसे अब पहचानते हैं। खेतों और फैक्ट्रियों का एक जटिल नेटवर्क जो देश के कई हिस्सों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन जाएगा। भारत की आजादी के बाद सरकार ने चीनी उद्योग के इंपॉर्टेंस को समझा। यह सिर्फ एक वस्तु के उत्पादन के बारे में नहीं था, यह ग्रामीण विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता के बारे में था। उद्योग को समर्थन देने के लिए नीतियां बनाई गई। सहकारी आंदोलन, खासकर महाराष्ट्र जैसे राज्यों में फार्मरों को चीनी मिलों में ओनराना हक देकर सशक्त बनाया। यह अनोखा मॉडल, जहां किसान भी मालिक होता है, ने पूरे रीजनों के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया। उद्योग एक औपनिवेशिक उद्यम से सामाजिक उत्थान के लिए एक शक्तिशाली उरिपेंद्रन बन गया, जो लाखों लोगों के जीवन से डार्कई से जुड़ा हुआ है। आज जब इटसेल्फ अपनी चाय में एक चम्मच चीनी डालते हैं, तो इटसेल्फ वास्तव में इस लंबे और जटिल इतिहास में भाग ले रहे होते हैं। यह प्राचीन नवाचार, औपनिवेशिक शोषण और आजादी के बाद के राष्ट्र निर्माण का इतिहास है। इंडियाई चीनी उद्योग अब दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह फार्मरों और मजरमूवियों की पीढ़ियों की कड़ी मेहनत का प्रमाण है। यह सचमुच एक साइडजिन घास की कहानी है, जिसने इकोनॉमियों, समाजों और यहाँ तक कि वैश्विक व्यापार को भी आकार दिया है। शर्करा से आधुनिक चीनी क्रिस्टल तक का सफर कई मायनों में खुद भारत का सफर है, संघर्षों, सफलताओं और एक स्थायी मिठास से क्रॉसा हुआ। गन्ना ओनली कोई फसल नहीं है, ये एक प्यासी और बहुत ध्यान मांगने वाली फसल है। इसे पनपने और अपना एक्चुअली खजाना, मीठा रस पैदा करने के लिए बहुत खास परिलोकेटेडियों की जरूरत होती है। इस पौधे को उष्णकटिबंधीय वाटर वायु बहुत पसंद है, जिसमें ढेर सारी सनलाइट और अच्छा पानी मिलता हो। इसे अपने बढ़ने के चरण में गर्म और नम मौसम की जरूरत होती है, जो लगभग 1 साल तक चल सकता है। फिर जब ये पक जाता है और कटाई के लिए तैयार होता है, तो इसे ठंडा, सूखा मौसम पसंद आता है। मौसम में ये चेंज गन्ने में ज्यादा सुक्रोज जमा करने में मदद करता है, जिससे ये और भी मीठा हो जाता है। मिट्टी भी सही होनी चाहिए। अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। यह यात्रा गन्ने के बीज बोने से शुरू होती है, जो कि राइपने हुए गन्ने के डंठल से काटे गए टुकड़े होते हैं। बीसी ही तैयार खेतों में पंक्तियों में बोया जाता है। किसान का काम अथक होता है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि फसल को पर्याप्त पानी मिले, खासकर उन रीजनों में जो मानसून की बारिश पर निर्भर करते हैं। सिंचाई महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्हें फसल को कीटों और बीमारियों से भी लेफ्टओवर होता है, जो इसे नष्ट कर सकते हैं। खरपतवार निकालना एक इन्वॉल्वडार लड़ाई है। लगभग 12 से 18 महीनों तक किसान फसल की देखभाल करता है, उसे लंबा और मोटा होते देखता है, एक अच्छी फसल की उम्मीद करता है, जो उनके साल भर के प्रयास और निवेश के लिए एक उचित कीमत दे। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। भारत के कई हिस्सों में यह अभी भी हाथ से किया जाता है। मजदूर घने खेतों में घूमते हैं, तेज धार वाले कुल्हाड़ी का उपयोग करके गन्ने को जमीन के करीब से काटते हैं। वे पत्तियों को हटाते हैं और ऊपरी हिस्से को काट देते हैं, केवल प्राइस वान डंठल छोड़ते हैं। यह कड़ी सनलाइट में लोअर तोड़ने वाला काम है। कटे हुए गन्ने को जितनी बॉटल हो सके चीनी मिल तक पहुंचाना होता है। सनलाइट बहुत जरूरी है। एक बार कटने के बाद गन्ना अपनी चीनी की मात्रा खोना शुरू कर देता है।
किसी भी देरी का मतलब किसान और मिल दोनों के लिए नुकसान है। ट्रक, ट्रैक्टर और हेलीकॉप्टर लोगों को बहुत लंबी कतारें बनाते हैं। पेट्रोल पंपों से महत्वपूर्ण नजर है। भारत का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र इस फसल के लिए उपयोग से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्य इसके उपयोग के दिग्गज हैं। भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्से में अपने उत्पादक के लिए सफेद चावल के लिए जाना जाता है। तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे अन्य राज्य भी भारत में योगदान देते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अनूठी कृषि पद्धतियां और चुनौतियां हैं, लेकिन साथ मिलकर वे भारत की विशाल चीनी उत्पादन प्रणाली की रीढ़ बनाते हैं। एक ऐसी प्रणाली जो दिनहीन खेतों से शुरू होती है। चीनी उद्योग ओनली फैक्ट्रियों और मशीनों से कहीं ज्यादा है। यह असल में लोगों की ताकत से चलता है। इसके दिल में लाखों गन्ना किसान हैं। उनके लिए गन्ना ओनली एक फसल नहीं है, यह उनकी रोजी रोटी, उनकी परंपरा और उनका भविष्य है। अक्सर पूरा परिवार इसकी खेती में लगा होता है। उनकी किस्मत बुवाई, देखभाल और कटाई के यराना चक्र से जुड़ी होती है। उन्हें अपने गन्ने के लिए जो कीमत मिलती है, जिसे उचित और लाभकारी मूल्य या FRP कहते हैं, वह एक बड़ी चिंता का विषय है और अक्सर राजनीतिक बहस का भी। चीनी के लिए एक अच्छा साल विलेज में समृद्धि लाता है, एक बुरा साल कर्ज और निराशा ला सकता है। फार्मरों के अलावा खेतीहर लेबरर्सों की एक विशाल सेना है। ये वे पुरुष और महिलाएं हैं जो सबसे ज्यादा शारीरिक रूप से थका देने वाले काम करते हैं। वे अक्सर भूमिहीन होते हैं और कटाई के मौसम में अपने गांवों से काम की तलाश में गन्ने के खेतों में पलायन करते हैं। वे ही हैं जो गन्ने को काटते हैं, उसे ट्रकों पर लादते हैं और आपूर्ति श्रृंखला को चालू रखते हैं। उनकी लेबरर्सी कम होती है और उनकी काम करने की परिलोकेटेडियां कठोर होती है। वे चीनी उद्योग की अदृश्य कार्यबल हैं। उनके पसीने और मेहनत के बिना मिलें शांत पड़ गई। उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, फिर भी वे अक्सर इस पूरी आर्थिक श्रृंखला का सबसे नोकझोर और अनदेखा हिस्सा होते हैं। चीनी उद्योग का आर्थिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, खासकर ग्रामीण भारत में। एक चीनी मिल अक्सर अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी नियोक्ता होती है। ये कारखाने के अंदर इंजीनियरों, तकनीशियनों और श्रमिकों के लिए प्रत्यक्ष नौकरी पैदा करती है, लेकिन इसका एक्चुअली इम्पैक्ट उन अप्रत्यक्ष रोजगारों में है जो यह पैदा करती है। यह आसपास के गांवों और कस्बों में ट्रांसपोर्टरों, यांत्रिकों, ट्रेडिंग और छोटे व्यवसायों के पूरे परिलोकेटेड के तंत्र का समर्थन करती है। मिल से फार्मरों और श्रमिकों को मिलने वाला पैसा स्थानीय अर्थव्यवस्था में घूमता है, दुकानों, स्कूलों और स्वास्थ्य देखभाल का समर्थन करता है। कई मायनों में चीनी मिल की चिमनी इन रीजनों में आर्थिक जीवन का प्रतीक है। गन्ने से चीनी बनाने की प्रक्रिया इंजीनियरिंग का एक लोवाल है। मिल में गन्ना पहुंचने के बाद उसे भारी रोलर से कुचला जाता है ताकि उसका रस निकाला जा सके। इस कच्चे रस को फिर गर्म किया जाता है और अपनी फाइलों को दूर करने के लिए चूने का उपयोग करके शुद्ध किया जाता है। साफ किए गए रस को बड़े वैक्यूम पैन में उड़ाया जाता है। जैसे जैसे पानी वाष्पित होता है, चीनी के क्रिस्टल बनने लगते हैं। क्रिस्टल और शीरे के इस मिश्रण को फिर सेंट्रीफ्यूज में घुमाया जाता है, जो एक तरह की विशाल वॉशिंग मशीन की तरह होती है, ताकि चीनी के क्रिस्टल को अलग किया जा सके। फिर कच्ची चीनी को सुखाया जाता है, ग्रेड किया जाता है और बोरियों में पैक किया जाता है, जो देश भर के बाजारों में बेचने के लिए तैयार होती है। बहराई के मौसम में यह एक इन्वॉल्वदार 24 घंटे चलने वाला ऑपरेशन होता है। अपने आकार और इंपॉर्टेंस के बावजूद इंडियाई चीनी उद्योग कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लमों में से एक भुगतान की समस्या है। फार्मरों को अक्सर महीनों, कभी-कभी ईयरों तक मिलों को दिए गए गन्ने के लिए भुगतान का इंतजार करना फौलता है। इससे बहुत ज्यादा आर्थिक परेशानी और अनिश्चितता पैदा होती है। गन्ने की कीमत तय करना अपने इटसेल्फ में एक जटिल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है, जिससे फार्मरों और मिल ओनरों के बीच अक्सर कॉन्फ्लिक्ट होता है। यह उद्योग साइकिल यह भी है, जिसमें उच्च उत्पादन की अवधि के कारण चीनी का अधिशेष हो जाता है, जिससे प्राइसें गिर जाती हैं और मिलों के लिए फार्मरों को भुगतान करना मुश्किल हो जाता है। पानी एक और बड़ी चुनौती है। गन्ना एक पानी की अधिक खपत वाली फसल है। वाटर वायु परिवर्तन और बढ़ते पानी की लोवी के इस दौर में यह एक गंभीर चिंता का विषय है।
गन्ने की खेती वाले कई क्षेत्र भूजल स्तर के घटने का सामना कर रहे हैं। उद्योग को पानी लेफ्ट ओवरने वाली सिंचाई टेक्नोलॉजियों जैसे ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने और गन्ने की ऐसी किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के तरीके खोजने होंगे। चीनी मिलों का पर्यावरणीय इम्पैक्ट, खासकर उनके अपशिष्टों से होने वाला प्रदूषण, भी एक समस्या है जिसे स्थायी विकास सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियमों और बेहतर तकनीक के साथ संबोधित करने की आवश्यकता है। हालांकि सुधार और नवाचार की भी बहुत बड़ी संभावना है। उद्योग का भविष्य सिर्फ चीनी से आगे देखने में निहित हो सकता है। गन्ने के सह उत्पाद बहुत बड़े अवसर प्रदान करते हैं। गुड़ चीनी क्रिस्टलीकृत होने के बाद बचा हुआ एक गाढ़ा गहरा सिरप इथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत के तेल आयात को कम करने और प्रदूषण को रोकने के लिए पेट्रोल के साथ इथेनॉल के मिश्रण पर जोर देने के साथ यह एक बहुत बड़ा विकास क्षेत्र है। विकास गन्ने को कुचलने के बाद बचा हुआ रेशेदार अवशेष विघटन पैदा करने के लिए एक हरे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे चीनी मिलें विघटन में आत्मनिर्भर हो जाती है और यहाँ तक कि वे अधिशेष विघटन को बेच भी सकते हैं। इंडिया के चीनी उद्योग का भविष्य उसके अनुकूलन और मॉडर्नीकरण की क्षमता पर निर्भर करेगा। इसे अधिक कुशल, टिकाऊ और विविध बनाने की आवश्यकता है। खेतों में सटीक कृषि से लेकर मिलों में बेहतर दक्षता तक प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। न केवल चीनी उत्पादन से हटकर गन्ने से मूल्यवर्धित उत्पादों की एक श्रृंखला बनाने पर केंद्रित होना चाहिए। उद्योग को एकीकृत जैव ऊर्जा परिसर में बदलना होगा। यदि यह इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकता है और नवाचार को अपना सकता है, तो यह प्राचीन उद्योग न केवल हमारे जीवन को मीठा करना जारी रखेगा, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और हरित भविष्य की यात्रा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।